चलो, हम लोग पढ़े थे वेव मोशन, दैट इज वेव ऑन स्ट्रिंग। हम लोग लास्ट में पढ़ रहे थे, लास्ट लेक्चर में स्टैंडिंग वेव्स के बारे में। फिर हमने स्टैंडिंग वेव्स का एम्पलीट्यूड, नोड्स, एंटी नोड्स की पोजीशन और इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव पर क्वेश्चन कर रहे थे हमने। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या बनेगी। अब आता है जो स्टैंडिंग वेव्स है उसमें एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी इन स्टैंडिंग वेव्स। एनर्जी इन स्टैंडिंग वेव्स। तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन हमने देखी थी। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन हमारे पास जनरल इक्वेशन आई थी, y इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी। आर इज द एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड जो था इसका डिपेंड कर रहा था किस पर, पोजीशन पर। और हमने देखा था जितने भी पार्टिकल्स है वो सबके सब पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं। ऑल पार्टिकल्स क्या करते हैं इसमें, आर इन एसएचएम। ठीक है। एनर्जी का मतलब, तो इसमें दो तरह की एनर्जी हो सकती है। एक हो सकती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे पता है कि जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट ही रहेगा, इनका सम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको ई से डिनोट कर दो, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अगर किसी पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुई, स्टैंडिंग वेव के बारे में बता रहा हूं मैं, अगर किसी पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुई तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम या फिर जीरो। और किसी पोजीशन पर अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुई, क्योंकि उन दोनों का सम क्या हो रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी उस पोजीशन पर। ठीक है। तो स्टैंडिंग वेव में काइनेटिक एनर्जी कहां पर मैक्सिमम होती है, कहां पर मिनिमम होती है, उसको देखते हैं हम लोग। तो जो एसएचएम वाला है, एसएचएम हमने देखा था, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सारे पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कि एसएचएम में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कहां पर मैक्सिमम होती है, कहां पर मिनिमम होती है। तो मान लो स्टैंडिंग वेव बना दिया मैंने एक, तो देखो ये मीन पोजीशन है। अगर पार्टिकल यहां पर है, कहां पर, मीन पोजीशन पर, तो मीन पोजीशन पर आपको पता है जो पार्टिकल होती है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। वी क्या होता है यहाँ पर, मैक्सिमम। वी मैक्सिमम होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, जीरो होगी। ठीक है। ये हो गया मीन पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी हो गई, जैसे पार्टिकल यहां पे गया तो ये पोजीशन आपकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। आपको पता है कि यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, इसके बाद पार्टिकल यहाँ पर रुक जाता है, फिर वापस नीचे आता है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। तो यहाँ पर वी जीरो हो जाता है। तो वी जीरो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस पॉइंट पर, मैक्सिमम होगी। आई बात समझ में। ठीक है, नोट कर लो इसको, कर लिया। यस सर। यस सर। ठीक है। चलो आगे देखें अब। तो मान लो मैं कोई स्ट्रिंग ले लेता हूं, ठीक है, और इस तरह से ऑसिलेट कर रही है, मतलब
दो नोड बन रहे हैं और एक एंटी नोड बन रहा है, कैसी भी इक्वेशन हो सकती है स्टैंडिंग वेव। मैंने केस ले लिया कि दो नोड है और एक एंटी नोड है। अभी जो कंडीशन है, इस कंडीशन पर देखो, ना तो स्ट्रिंग खिंच रही है ना ही कंप्रेस हो रही है, अनस्ट्रेच है अभी। अभी कैसी है? अनस्ट्रेच्ड। अनस्ट्रेच कंडीशन है, तो देखो ये जो स्ट्रिंग है अभी मीन पोजीशन पर है। अभी जो स्ट्रिंग है वो किस पर है? मीन पोजीशन पर है। ठीक है, ये मीन पोजीशन होगी इसकी। और फिर जब यहां पर जाएगा ये, तो स्ट्रेच हो जाएगा। अच्छा, ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का म्यू गिवन है आपको, म्यू दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां से x दूरी पे जाके एक छोटा सा dx लेंथ का क्या ले लिया मैंने, स्ट्रिंग का टुकड़ा ले लिया। x दूरी पे जाके dx लेंथ का टुकड़ा ले लिया। इसका मास सपोज करो dm है, तो dm की वैल्यू क्या होगी? क्या म्यू dx होगा? क्योंकि म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। तो इस पार्टिकल की या फिर इस टुकड़े की का मास कितना होगा? म्यू dx। तो यहां पर आपको पता है मीन पोजीशन पर जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो मैक्सिमम होती है। अभी हमने देखा था कि मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो इसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी? काइनेटिक मैक्स, के मैक्स के बराबर। और के मैक्स कितना होगा? ठीक है, डी इसलिए लिखा है स्मॉल है, क्योंकि स्मॉल छोटे से टुकड़े के लिए ले रहा हूं मैं, केवल इतने से। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ डीएम और वीपी। वीपी क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी स्पीड क्या है? वीपी का स्क्वायर। हाफ डीएम वीपी का स्क्वायर। डीएम की जगह क्या लिख देंगे? डीएम की जगह लिख देंगे, और यहाँ पार्टिकल की वीपी मैक्स लिखो, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो डीएम की जगह लिख देंगे यहाँ पे म्यू डी एक्स वीपी मैक्स का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एनर्जी। ठीक है, अब वीपी मैक्स कितना होगा ये निकालेंगे। अब देखो ये जो स्टैंडिंग वेव बन रही है, इस स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या होगी? ये जो स्टैंडिंग वेव बन रही है, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू 2a cos kx sin ओमेगा t। अभी ये मीन पोजीशन पर है और ऊपर जा रहे हैं, तो मीन पोजीशन पर है, ये ऊपर जा रहा है, तो इनिशियल फेज कितना होगा इसका? जल्दी बोलो। फेजर डायग्राम पढ़ा था कल। मीन पोजीशन ये यहां पर है, प्लस ए की तरफ जा रहा है, तो इनिशियल फेज क्या होगा? इनिशियल फेज जीरो होगा। जीरो। इनिशियल फेज क्या होगा? जीरो। ठीक है, तो 2a cos x, और ये cos x ही क्या होता है आपका? r होता है ना, एम्पलीट्यूड होता है, r sin ओमेगा t। ठीक है, और एम्पलीट्यूड, और हमने जब एसएचएम पढ़ा था, आपको याद हो, एसएचएम में जो पार्टिकल ऑसिलेट करता है ऐसे ऐसे करके, तो किसी भी पोजीशन पर उसकी जो वेलोसिटी निकालते हैं v इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद आ रहा है? एसएचएम जो करता है पार्टिकल, किसी भी एक्स पोजीशन पर उसकी जो पोजीशन वेलोसिटी होती है वो ऐसे निकालते हैं। अब मीन पोजीशन है तो एक्स का मतलब कितना होगा? ये वाला एक्स नहीं है,
यहाँ पर एक्स डिनोट कर रहा है कि मीन पोजीशन से कितना ऊपर नीचे कर रहा है। तो मैं मीन पोजीशन की बात करूंगा तो एक्स जीरो। तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो आ जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड आर है, एक ही जगह लिखेंगे यहाँ पे आर, ओमेगा आर। तो वीपी बराबर ओमेगा आर कैसा है, आर पता है हमें, आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू है 2a cos kx, है ना। तो डी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, वीपी की वैल्यू पुट कर दो। पहले तो ओमेगा आर की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, वीपी बराबर, अगर मैं ओमेगा की, ओमेगा तो कांस्टेंट रहेगा, आर 2a cos kx, 2a cos kx, इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे। तो डी बराबर हो जाएगा हाफ म्यू dx, वीपी का स्क्वायर मतलब ओमेगा का स्क्वायर 4a स्क्वायर cos स्क्वायर kx, 2 2 जा 4, ठीक है। ये राइट वाला मिटा दूं, यस रब कर दूं। Yes, sir. तो मेरा अभी क्या निकला, ये एनर्जी निकली केवल इतने से पार्ट में, डी बराबर कितना आएगा, 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एक्स, कॉस स्क्वायर के एक्स इंटू डी एक्स। अब टोटल एनर्जी निकालनी है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक करूंगा, देखो ये जो लेंथ है, मान लो इसकी लेंथ एल है, और मुझे पता है दो नोड के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, लैम्डा बाई 2। तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। तो मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लैम्डा बाई 2 तक है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, E इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकाल लो, 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं कर सकते हम लोग, कॉस स्क्वायर एक्स को कैसे करेंगे इंटीग्रेट, मुझे कॉस 2x का फॉर्मूला याद है, कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, याद है। तो 1 इधर आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, ये कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो कॉस स्क्वायर के एक्स की जगह लिख दूंगा मैं 1 प्लस कॉस 2 के एक्स बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके लेंथ कितनी, लैम्डा बाई 2 तक, 2 से 2 कैंसिल, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन डी एक्स, Yes. और cos 2x का क्या होगा, sin 2x Yes, sir. बाई 2। अब क्या करेंगे यहाँ पे, एक बार रखेंगे 0, एक बार रखेंगे लैम्डा बाई 2, एक बार रखेंगे 0। अच्छा के भी था, सॉरी हमें 2kx ना, 2kx, तो 2k आ जाएगा इधर, तो इधर हो जाएगा 2k, 2 से 2 कट गया, लेकिन cos 2x को डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी, तो वापस आ जाएगा 2k, 0 से लेके लैम्डा बाई 2 तक। तो एनर्जी आ जाएगी म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर
लैम्डा बाय 2, 0 रखने पे तो 0, साइन 2 लैम्डा बाय 2, 2kx है यहाँ पे, बाय 2k, फिर 0 रखने पे ये भी 0, साइन 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो E बराबर आएगा म्यू नॉट म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन, अगर मैं k की वैल्यू रखूं तो k की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा अपॉन 2k। तो आप देखोगे लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, साइन 2 पाई, 2 पाई की वैल्यू भी क्या होती है 0, तो आपके पास बचेगा सिर्फ लैम्डा बाय 2। तो जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ म्यू लैम्डा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी ऑफ स्टैंडिंग वेव। ये टोटल एनर्जी होगी किसकी, स्टैंडिंग वेव की। आई बात समझ में? चलो कुछ सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पियानो देखा है आपने, अ मिडल सी स्ट्रिंग, a middle C string on a piano has a fundamental frequency on a piano has a fundamental frequency of 262 hertz, 262 hertz, and the A note has a fundamental frequency of 440 hertz, and the A note has a fundamental frequency of कितना बोला था, 440 हर्ट्ज, 440 हर्ट्ज। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों को, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट टू हार्मोनिक ऑफ सी स्ट्रिंग। नंबर 1, कैलकुलेट द frequency of next to harmonic of C string। तो अगली जो 2 हार्मोनिक्स होगी उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी ये पता करना है। दूसरा, if the strings for the A and C notes are assumed to be have same mass per unit length, if for string A and C have same mass per unit length, मतलब म्यू सेम है। If the string for the A and C note, sorry, if the for string if A and C notes अलग होते हैं, have same mass per unit length,
Determine the ratio of the tension in the two string. Determine the ratio in two strings. ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, कैसे निकालेंगे? हार्मोनिक, हार्मोनिक मैंने बताया था कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल, जैसे होगा उसके 2 टाइम्स मल्टीपल हो गया तो हो गया सेकंड हार्मोनिक, 3 टाइम्स मल्टीपल हो गया तो वो हो गया थर्ड हार्मोनिक। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो पहले वाले का जो सेकंड हार्मोनिक होगा F2 वो 2 टाइम्स होगा F1 के, तो ये 2 इंटू 262 हो जाएगा। 2 इंटू 262 का मतलब है 2 2 जा 4, 3 6 2 जा 12, 524 हर्ट्ज। और थर्ड हार्मोनिक हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ F1। अच्छा, मुझे कैसे पता है कि इसमें इवन नोड ही बन रहे हैं? ये कौन सा वाला केस है? पियानो में क्या होता है, दोनों तरफ क्या होते हैं, बंधे होते हैं ना, इस तरह से वायर होता है, तो दो मतलब दोनों एंड पे क्लैंप हो रहा है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. इसमें अगर वो फ्री एंड होता तो फिर वहां पर केवल ओड हार्मोनिक्स ही होते। बात समझ में आ रही है? फ्री एंड वाला केस Yes, किया था sir. तो इसमें दोनों एंड क्लोज है, इसलिए इसमें सेकंड हार्मोनिक भी आएगा, थर्ड हार्मोनिक भी आएगा, फोर्थ भी आएगा। तो 3F1, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। 3 इंटू 262, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, 786 हर्ट्ज। ठीक है, पहला वाला तो इजी है, पहला वाला हो जाएगा। अब निकालना है टेंशन। एक में फ्रीक्वेंसी आ रही है सी स्ट्रिंग में, if the string for the A and C notes assumed to be have same mass per unit, determine the ratio of the tension in the two string. ठीक है, हमें हमको फ्रीक्वेंसी पता है, तो जब A नोट होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब C होता है तो क्या फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था इसमें स्ट्रिंग में? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आया था? जनरल फॉर्मूला याद है आपको? जनरल फॉर्मूला क्या आया था, याद हो आपको? NV/2L, ये आया था ना, NV/2L। ठीक है, तो जब मैं F1 लूंगा, मतलब A के लिए लूंगा, तो N कितना होगा, V कितना होगा? N तो आपका क्या हो गया, N की वैल्यूज 1 2 3 4 लेंगे ना। V बराबर होता है T/μ। ठीक है, L तो यही रहेगा, N 1 ही रहेगा आपका। ये V/2L, V बराबर होता है टेंशन एंड A, म्यू तो सेम है, 1/2L, यही होगा। और FC क्या होगा? ठीक है, ये A में स्ट्रिंग में वेलोसिटी, C में VC/2L, तो 1/2L TC/μ, तो FA/FC कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा √/TA/TC। FA कितना है और FC कितना है? FA शायद 262 है, और सॉरी FA 440 है और ये 262 है।